Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your math teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो हमने स्टार्ट किया 7th चैप्टर, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज की बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया था। आज उसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अवग्रहीत नंबर 1, यानी इसमें भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम, अर्थात यस ए यस अगर लिखा हुआ है तो यस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल, फिर यस मीन्स साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होंगे। इसीलिए इसको यस ए यस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम कहा जाता है। तो अब इसके बाद थ्योरम नंबर 1 यानी प्रमेय 1, ए यस यानी एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम आज हम इस प्रमेय में पढ़ेंगे। यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले जो ज्ञात है यानी जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया दो त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी डी और दूसरा त्रिभुज मान लिया हमने डी ई एफ, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं। कुछ इसमें दिया गया था यानी प्रमेय में कि इस त्रिभुज के यानी दोनों त्रिभुजों के दो कोण और उनकी अंतर्गत जो भुजा है वो बराबर है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, और उसके बाद एंगल सी, जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। फिर ये भुजा यानी ये दोनों कोण किस भुजा पे बन रहे हैं? बी सी भुजा, तो बी सी बराबर ई एफ। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का नोटेशन यानी संकेतन बताया था कि ऊपर एक टेढ़ी लाइन, दो नीचे इक्वल का साइन लगा देते तो वो सर्वांगसम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करके लाना है, सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के। इसके बाद उत्पत्ति पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे तीन स्थितियों पर विचार करेंगे हम लोग, तीन स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम स्थिति, जब ए बी बराबर डी ई हो जाए। ए बी किसके बराबर हो जाए? डी ई के। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर जी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, बी सी बराबर ई एफ। अतः सर्वांगसमता के नियम से भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के। फिर दूसरी स्थिति ये बन जाती है कि ए बी लेस दैन डी ई हो, यानी ए बी का मान डी ई से क्या हो? छोटा हो। तो इस स्थिति में डी पर एक बिंदु जी इस प्रकार लेते हैं कि ई जी ए बी के बराबर है। ई जी किसके बराबर है? ई जी के बराबर है। तो जी एफ को मिलाइए, जी एफ को मिला दिया तो त्रिभुज ए बी सी और जी ई एफ में ए बी यानी जो भुजा ए बी है डी ई के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और भुजा बी सी बराबर ई एफ। तो सर्वांगसमता के नियम से यानी साइड एंगल साइड के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज जी ई एफ, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी जी ई एफ के संगत भाग बराबर होंगे यदि एंगल ए सी बी इक्वल टू जी एफ ई, एंगल फिर ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई, जी एफ ई बराबर डी एफ ई। तो ये केवल तभी संभव जब किरण एफ जी किरण एफ डी के क्या हो? संपाती हो, तभी ये कंडीशन संभव है। अर्थात बिंदु जी बिंदु डी के संपाती होगा, यानी बिंदु जो जी है वो कहाँ पर स्थित होगा? डी पर ही स्थित होगा। तो इस प्रकार से ये सर्वांगसमता प्रूव्ड हो जाती है कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के। इसी प्रकार जब ए बी बड़ा हो जाए डी ई से
तो जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को, वैसे ही इसको भी सिद्ध करना रहता है। ठीक है, इस स्थिति में ई डी को बढ़ा देते हैं जी पर, तो ई जी बराबर ए बी हो जाता है। जी एफ को मिला दिया, दूसरी स्थिति की भांति जैसे अभी मैंने सिद्ध किया था उसी प्रकार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, यानी कि ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था उसी प्रकार से इसको, यानी कि जब ई जी बराबर ए बी हो गया तो जितनी कंडीशन उसमें लिखा था उतनी कंडीशन इसमें हम लोग शो करके प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी इसकी उप प्रमेय है। देखिए उप प्रमेय क्या है, कोण कोण भुजा, यानी एंगल साइड, जिसे हम लोग ए एस कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि सर्वांगक्षमता के नियम में, यानी कि अगर तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं तब भी ये सर्वांगक्षमता का जो प्रतिबंध है वो सिद्ध नहीं होता है, यानी संभव नहीं है। अर्थात सर्वांगक्षमता के लिए भुजा का होना आवश्यक है। ठीक है, तभी ये सर्वांगसम होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए दो कोण हैं तो उन पे जो जिस भुजा पे कोण बन रहा है वो भुजा बराबर होनी चाहिए, तभी सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे उप प्रमेय में ए एस से दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इन कोणों की अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोणों और संगत भुजा के क्या हो, बराबर हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो ज्ञात है में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, जिसमें एंगल ए बराबर किसके, एंगल डी के, यानी संगत कोण बराबर। फिर बी, जो कोण बी है कोण ई के बराबर हो जाए, और फिर भुजा जो जिस पे ये दोनों कोण बन रहे हैं यानी कि बी सी और ई एफ, ठीक, ये बराबर। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री होता है। एंगल ए, तो त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 180 अंश। अब राइट साइड बराबर है दोनों के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर एंगल डी प्लस ई प्लस एफ बराबर समीकरण 1 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे ए बराबर डी, बी बराबर ई के है, तो समीकरण 1 से हो जाएगा एंगल सी बराबर एफ के। ठीक है, तो ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, तो भुजा बी सी बराबर ई एफ, ये जो कि दिया गया था। ठीक है, तो अतः सर्वांगसमता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। आगे फिर जो भी थ्योरम है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।